हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। और आपको पता ही है कि हम लोग जो है सॉल्व पेपर कर रहे थे यूपीपीएससी जीडीसी का, जो 2020 में आई थी वैकेंसी। एग्ज़ाम 2021 में हुआ था, सॉरी 2021 नहीं 2022 में। तो अब आते हैं हम लोग। आपको पता ही है फर्स्ट पार्ट हम कर ही चुके थे, ये सेकंड पार्ट है और थर्ड वाला भी हम लोग इसके बाद करेंगे। एक दो दिन थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। नहीं तो आपका जो है बीच में जो गैप हो गया एक दिन का 2 दिन का, वो नहीं हो पाता, ठीक है। उसके लिए सॉरी। फिलहाल कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और अब आज हम लोग डिस्कस करते हैं 30 क्वेश्चन हम लोग आज फिर से डिस्कस करेंगे। बाकी जो 30 बचेंगे उनको हम लोग फिर से जो है करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो और बताइए कैसा आप लोगों का हाल चाल। सभी लोगों को गुड इवनिंग। चाय वाय तो पी ली होगी सबने, शाम की है ना। चाय कॉफ़ी जो भी जिसको जो पसंद है पी लीजिए, क्योंकि बहुत ही सर्दी है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो बच के रहिए भाई। यहाँ तो बहुत ठंड है और आप लोग के यहाँ भी होगी। कोई बात नहीं, ठंड है तो ठंड को एंजॉय करना है। जो भी मौसम आए, जो भी सिचुएशन आए, सभी को हंसते खेलते एंजॉय करते जाना है। और अच्छा, आज तो वैसे हमारे पास कोई लाइन्स नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा आज है 31 दिसंबर और 2022 का आखिरी दिन है। तो मैंने सोचा ठीक है, रोज रोज इतना उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम लोग खुद ही वैसे ही इतना उपदेश एक दूसरे को देते ही रहते हैं। और आज कुछ चिल मारने वाली बातें होनी चाहिए कि आप जो है बिल्कुल ऐसे ही कुछ आराम से कुछ करो, है ना। तो चलिए ठीक है, आज आपका जो मन करे वो कीजिए, है ना। और जो किसी से अगर कोई गिला शिकवा है तो दूर कर लीजिए। है ना। ये सब बातें तो खैर सभी लोग कहते होंगे। फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये सब बातें तो होती रहेंगी। और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। कल जो है 30 क्या बोलते हैं 1 जनवरी है, और कल मिले आज मिले सब बराबर ही। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो है बिना समय जो है ज़्यादा बर्बाद नहीं करना हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित दुश्चिंता एवं ग्लानि को कम करने के प्रतिरक्षी तंत्र हैं। डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो रही है। तो डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड की बेटी थी, उन्होंने दिया था। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जो चीज़ आप ना कर पाएँ उससे बचने का उपाय, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप या हम कोई परीक्षा में फेल हो गया, तो हम वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं वो एक्चुअली क्या था ना कि वो स्कूल में ये वाला चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया था और उसी चैप्टर से आ गया था, इस वजह से मैं फेल हो गया, इस वजह से मैं वो क्वेश्चन कर नहीं पाया। तो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों को आप खुद को सही साबित करने के लिए आप किसी और के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा दो, या आप ये कह सकते हो कि मतलब अपने आप को बचाओ, आप कैसे भी करके बचाओ, चाहे झूठ बोल के बचा लो, चाहे किसी का ध्यान भटका के बता लो, चाहे किसी और के ऊपर अपना दोष किसी और दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दो, है ना? अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल दो आप। तो ये सब होता है डिफेंस मैकेनिज़्म। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कौन-कौन सा डिफेंस मैकेनिज़्म इनमें से है, ठीक है? ये कोड वाला क्वेश्चन है हमारा, कूट वाला जो बोलते हैं जिसको। तो देखिए इसमें क्या है, रिग्रेशन है, इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन है, या एब्स्ट्रैक्शन है, या सब्लिमेशन है। तो इसमें जो हम लोगों का है आपका, एक सेकंड, इसमें जो आपका रिग्रेशन है और आपका इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन है और जो आपका सब्लिमेशन है, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये डिफेंस मैकेनिज़्म है। इन तीनों चीज़ों का यूज़ कहीं न कहीं इंसान करता है, ठीक है? तो ये इसमें से आपका 1, 2 एंड 4 ये चारों सही हो जाएगा। ये थर्ड वाला हमारा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह की इन्होंने 10-11 डिफेंस मैकेनिज्म दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए उनकी बेटी थी अन्ना फ्राइड। इन्होंने अहंकार मतलब ईगो द्वारा उपयोग किए जाने वाले 10 विभिन्न रक्षा तंत्रों का वर्णन किया है। मतलब 10 डिफेंस मैकेनिज्म है जो क्या होते हैं, जिनको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये, मान लीजिए आप बाहर से कहीं बाहर आप कहीं गए हैं, और डिस्प्लेसमेंट का यूज मतलब हम लोग कैसे करते हैं, मान लीजिए बाहर आप गए हैं कहीं, वहाँ पर आपकी किसी से लड़ाई हो गई या आप डिस्टर्ब हो गए, फिर घर आने के बाद आप क्या करोगे, जब बाहर से आपका मूड खराब रहेगा आप घर आएंगे, तो घर में आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, उनसे भी आप जो है गुस्से में आप उनको एक थप्पड़ लगा दो, या गुस्से में उनसे भी बात करो, है ना। वहाँ का गुस्सा, लोग बोलते हैं ना कि वहाँ का गुस्सा यहाँ क्यों दिखा रहे हो जी, ऐसी वाली बात, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसकी क्लास एक दिन छोटी सी अलग से ले लेंगे, क्योंकि 10-11 है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बस एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखिए आपका डिनायल है, आप किसी चीज़ को मतलब नानुकर कर दो, डिनाई कर दो। रिप्रेशन होता है कि आप किसी चीज़ को एकदम से, दमन कहने का मतलब क्या है, कोई इच्छा आपके अंदर हो और आप उसको बाहर ना दिखाओ, अंदर ही अंदर आप उसका दमन कर लो, एकदम से अपने अंदर ही उसको दमित कर दीजिए आप किसी भी चीज़ को, है ना। अपनी इच्छा को मार दो, बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं। उच्च बनाने की क्रिया है, प्रोजेक्शन है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे इसको। 5 ये एक है इंटेलेक्चुअलाइजेशन है, या आपका रैशनलाइजेशन यानी कि युक्तिकरण है, वापसी है, रिग्रेशन, या फिर रिएक्शन है, या ऑल्ट्रिज्म है यानी कि परोपकारिता, ठीक है। ये 10 हमारे हैं। तो इनमें से कहाँ-कहाँ कौन सा यूज़ होता है हम लोग एक अलग क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट है, कार्य सरलीकरण में परिवर्तन के वर्ग को प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन थे।
बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही बार-बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुंडेल हैं, इमैनुअल हैं, हॉल्डिक हैं या आपके लॉराइबर्ग हैं। तो आपको पता ही है कि जो मुंडेल है इन्होंने दिया था वर्ग सिम्प्लिफिकेशन का और 5 वर्ग इन्होंने परिवर्तन के 5 नियम बताए थे, वो आपको पता ही होगा। कच्चे माल में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, उपकरण में परिवर्तन, है ना? ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है, इनमें से किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक तीव्र हो मतलब सबसे अधिक होती है? कहने का मतलब है सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कौन से पीरियड में होती है? फिजिकल ग्रोथ, ठीक है? प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल पीरियड का मतलब आप समझ रहे हैं ना? कॉन्सेप्शन टू बर्थ। इसके बाद इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एडोलसेंस। तो इसमें सबसे अधिक की बात की जा रही है, ठीक है? सबसे अधिक आपकी होती है प्रीनेटल डेवलप मतलब प्रीनेटल पीरियड में, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 9 मंथ में एक स्पर्म और ओवम के हेल्प मतलब एक स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन से आप कह सकते हो कि पूरा 9 मंथ में एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनके तैयार हो जाती है विदिन 9 मंथ। इस वजह से कहना सबसे फास्ट ग्रोथ जो होती है वो प्रीनेटल पीरियड में होती है। बट अगर यहाँ पर ऑप्शन प्रीनेटल पीरियड नहीं दिया गया होता तो आंसर आपका इन्फेंसी होता। समझ गए आप? मतलब कि इन्फेंसी पीरियड में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में प्रीनेटल दिया गया है तो सबसे पहला आपका कौन सा होगा? प्रीनेटल होगा, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा? प्रीनेटल डेवलपमेंट, सॉरी प्रीनेटल पीरियड। फिर नेक्स्ट है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में ये जो ट्राइंगल दिया गया है ये किसको दर्शाती है? सुखाना या फिर विरंजन यानी ब्लीच करना या वॉश करना या इस्त्री करना। तो ये जैसे आपके अभी हमने कार्य सरलीकरण में आपने देखा होगा हम लोग पढ़ते हैं ना स्क्वायर, इसके बाद ट्राइंगल, इसके बाद उसमें क्या कहते हैं स्क्वायर के अंदर राउंड, है ना? स्क्वायर और इसके बाद राउंड होता है एक तरह-तरह के मतलब इस तरीके का होता है ना, ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना उसमें ये देखिए एक स्क्वायर होता है, फिर एक आप देखते होंगे ऐसे ट्रायंगल होता है, फिर एक ऐसा वाला होता है, ऐसे करके इसके अंदर ऐसा होता है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो सेम उसी तरीके से आपके टेक्सटाइल में भी कई सारे मतलब सिंबल्स होते हैं, जिनको देख के आपको ये बताना वो सिंबल्स किसी न किसी चीज़ को जो है रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो वो आपको इसमें से बताना है कि ये वाला जो सिंबल है आपका इसमें ट्रायंगल, ये किसको दर्शा रहा है? ड्राइंग को मतलब कपड़ा हम लोग सुखा रहे हैं या कपड़े को ब्लीच कर रहे हैं या कपड़े को वॉश कर रहे हैं या कपड़े को आयरन कर रहे हैं। तो ये जो ट्रायंगल आपका टेक्सटाइल में है, वो दिखाता है कि कपड़े को ब्लीच करना है, ठीक है? या सॉरी मतलब अगर मान लीजिए किसी कपड़े पे आपने देखा होगा ऐसे ट्रायंगल का लगा रहता है और उस पे लिखा रहता है डू नॉट ब्लीच, तो ये इसीलिए लगा रहता है क्योंकि इस कपड़े को आपको ब्लीच नहीं करना है। तो आप ये समझना है कि ट्रायंगल जो आपका ये सिंबल है वो क्या दर्शा रहा है? ब्लीचिंग को, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 1 सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग ने 5 बुनियादी प्रतीकों को एक मानक बनाया है जो एक सार्वभौमिक भाषा है। इसे और भी आसान बनाने के लिए कपड़े धोने के प्रतीकों को हमेशा एक ही क्रम में एक स्तर पर चित्रित किया जाता है। अब आप देख लो जैसे मान लो किसी भी कपड़े पे या किसी भी हम लोग पढ़ते हैं टेक्सटाइल में इस तरीके का सिंबल बना हो तो इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है? कि धुलने का। ये धुलने का सिंबल है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा ब्लीच का। फिर नेक्स्ट है सुखाना। अगर ऐसे ओहो! क्या हो रहा है देखिए ये वाला जो आपका सिंबल है क्या दिखा रहा है? सुखाना है। इस्त्री जैसा देखो थोड़ा-सा बना भी हुआ है ये, ठीक है? तो ये क्या दिखा रहा है? इस्त्री करना यानी कि कपड़े को आयरन करना और ये जो सर्कल है आपका वो दिखा रहा है ड्राई क्लीन करना, समझ गए आप? ये सिंबल थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। टीजीटी, पीजीटी में तो ये नहीं पूछा जाता है लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है और हायर के लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन्स हैं। और सुनने में आया कि आपकी हाँ, एमपीपीएससी में भी वैकेंसी आने वाली है एमपीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की। तैयारी वगैरह करना शुरू कर दीजिए आप लोग भी और एमपी में शायद टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं इसी मोड में पढ़ते रहिए और फिर इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे तो कहीं न कहीं तो आप लोग फोड़ ही देंगे फिर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या में से एक शोधकर्ता स्व प्रायिकता प्रतिदर्श का चुनाव करता है, तो वह है? सीधी-सी बात ये है कि कुल जनसंख्या, आप मान लीजिए कि 1000 की जनसंख्या है या 1 लाख की जनसंख्या है, उसमें से जो आपका रिसर्चर है, वो 100 लोगों को चूज़ कर लेता है। 100 मतलब 100 व्यक्तियों को चूज़ कर लेता है। तो ऐसे जब इस तरीके से सैंपल चूज़ किए जाते हैं, तो ऐसे सैंपल चूज़ करने को क्या कहते हैं? 1 लाख लोग हैं, उसमें से 100 लोगों को चूज़ किया, ठीक है? तो आपको मैंने एक दिन बताया था ना कि जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए 100 लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 100 लोग तो नहीं बन पाएँगे, बट इस तरीके से, है ना? इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, उसमें से जो हमारा रिसर्चर है, वो क्या कर रहा है? रिसर्चर ने क्या किया? इनको चूज़ कर लिया, इनको कर लिया, इनको कर लिया, फिर इनको कर लिया, इनको कर लिया, इनको भी कर लिया, इनको भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया, यहाँ कर लिया। कोई फिक्स नहीं है, जहाँ से उसका मन किया वहाँ से उसने वहाँ से एक-एक व्यक्ति को चुन लिया है। तो इस तरीके से जो मतलब सैंपल चुने जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग। क्या बोलते हैं? रैंडम सैंपलिंग यानी कि एक संयोगिक प्रतिदर्श। संयोगिक का मतलब संयोग है। ज़ाहिर-सी बात है, रैंडम का मतलब क्या होता है? आप कहीं से भी आप कहते हैं, "अरे! ऐसे ही रैंडम ले लिया था।" है ना? कोई मान लीजिए आपसे पूछे, "ये ड्रेस कहाँ से ली?" आप कहते हो, "ऐसे ही रैंडम ले लिया।" तो मतलब कोई फिक्स नहीं था कि हाँ, कपड़े लेने गए थे या इस तरह के कुछ। आपको ऐसे ही आपने ले लिया, है ना? कोई फिक्स वो नहीं था कि पर्टिकुलर शॉप से या पर्टिकुलर मॉल से आप जाके लेंगे। आपने ऐसे ही ले लिया, किसी भी दुकान से ले लिया, कोई फिक्स नहीं है।
उसी तरीके से एक अगर मान लीजिए इतनी पूरी जनसंख्या है, उसमें से आप कुछ पर्टिकुलर पर्सन को उठाते हैं, किसी को उठा ले रहे हैं, तो उसको हम लोग रैंडम सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है कि संचार के सही क्रम में लिखिए। जो संचार कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, उसके स्टेप्स होते हैं, उनको बोल रहे हैं सही क्रम में लगाना है। तो ये आपको पता ही होगा, बहुत ही आसान जो है क्वेश्चन है हम लोगों का ये, कि सबसे पहले क्या होता है, सेंडर होता है, तो सेंडर को हम लोग किस में लगा देंगे, टू, है ना, ये आपका सेंडर 2 नंबर पे है। इसके बाद आता है मैसेज, भाई कुछ मैसेज भी तो होना चाहिए ना, तभी तो सेंडर किसको भेजेगा, क्या चीज भेजेगा, फिर ये आपका हो गया 1 आ गया। फिर क्या करता है, जो सेंडर होता है मैसेज को लेता है, फिर मैसेज को क्या करता है, इनकोड करता है, यानी कि अपनी जो उसकी मैसेज है उसको एक विचार बनाता है, उस विचार को बनाने मतलब विचार में परिवर्तित करता है उसको, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनकोड करना। इस इनकोडर क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे दिया गया है, देखिए। इसके बाद फिर आपका आता है डिकोडर, ठीक है। डिकोडर डिकोडर यहाँ पर देखिए 3 नंबर पे है। डिकोडर का मतलब क्या है, और लास्ट में आएगा आपका रिसीवर, मैं बता देती हूँ, देखिए रिसीवर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 5, ठीक है। तो डिकोडर का मतलब क्या होता है कि जो मैसेज सेंडर ने भेजा रिसीवर के पास, तो रिसीवर उसको रिसीव करने से पहले उसको थोड़ा सा समझता है कि सामने वाले ने क्या मैसेज मेरे पास भेजा है, ये मैसेज मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है, तब उसको रिसीव करता है, समझ गए। तो मैसेज को रिसीव करने से पहले रिसीवर जो उसको उस मैसेज को अपने अपने विचारों में मतलब कन्वर्ट करता है, उस चीज़ को डिकोड बोलते हैं, ठीक है, डिकोडिंग करना। ये हमारा हो गया आपका मतलब इसमें कोड रहता है, कोड मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, दोबारा से एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। क्या हो गया, देखिए 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो जाएगा हमारा, 1 के बाद 4 हो जाएगा, एंड 4 के बाद आपका हो जाएगा 3, और 3 के बाद हो जाएगा 5। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है, और आप सोचिए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है, जरी के भारी काम को जरदोजी कहा जाता था तथा हल्का काम कहलाता था। जैसे सोने चांदी के जो तार से कपड़े बनाए जाते थे, ब्रोकेट वगैरह, उसको जरदोजी कहा जाता था। लेकिन जो हल्का काम किया जाता था उसको क्या कहते थे, कामदानी, करचाफे, रुपहली जरी या कलाबत, उसको कहते थे कामदानी। मतलब जो हल्का काम होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, कामदानी कहते थे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए लिखा है कि जरी के भारी काम को जरदोजी कहा जाता है और हल्के काम को कामदानी कहा जाता है। जरी की कढ़ाई में जटिल बनावट और आकार बनाने के लिए तार को लपेटा या बुना जाता है, तो इसे जरदोजी या डबका कहा जाता है। आप याद रख सकते हैं कि जरदोजी का दूसरा नाम डबका भी है, ठीक है। जरदोजी जो है वो 2 फारसी शब्दों से बना है। जार या जरीन का अर्थ है सोना, और दोजी का अर्थ है सिलाई, यानी कि सोने के तार से सिलाई करना या कढ़ाई करना, बुनाई करना, वॉटेवर आप जो भी कह लें। इसके बाद है कि जरदोजी का काम जो ज्यादा भरा हुआ होता है और तथा जो काम ढांचे पर किया जाता है उसे कारचोबी कहा जाता है, ठीक है। एक एक लाइन का मैंने कहा है, नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है, बहुत काम आने वाला है आपका ये नोट्स। अच्छा, कामदानी वही वाली बात है कि हल्के काम को क्या कहते हैं, कामदानी कहते हैं। यह पतले मुलायम कपड़े जैसे सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन इत्यादि पर की जाती है। चिकनकारी की तरह कामदानी भी हाथों से की जाती है, ठीक है। चिकनकारी आपको पता ही है, सॉरी, चिकनकारी यूपी के लखनऊ में काफ़ी बनाई जाती है। जो लोग लखनऊ में रहते होंगे देखते ही होंगे, और बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसका तो कभी कोई फैशन ही नहीं जाना है। चाहे आप साड़ी खरीदो, कुर्ता खरीदो, सूट खरीदो, कुछ भी बढ़िया रहता है एकदम। अच्छा, अब एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परिभाषा है, डेफिनेशन, कि स्पष्ट परिभाषित मूल्यों के अभाव में प्रभावशाली व्यवहार या निर्णय असंभव है। ये बात किसने कही है, कहने का मतलब ये कह रहे हैं, डेफिनेशन का मतलब समझिए कि अगर आपके मूल्य परिभाषित नहीं है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में वैल्यूज परिभाषित नहीं है, तो आप अपने जो निर्णय लेना चाहते हैं, है ना, वो असंभव है। कहने का मतलब ये है कि जो निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग है, अगर उनमें वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है, तो आप उनका निर्णय नहीं बना, मतलब अपने एक डिसीजन पे आप नहीं पहुंच पाओगे। ये डेफिनेशन किसने दी है, गुड और अय्यर ने, या फिर मैकावर और पेज ने, या पी एबरमैन ने, या ग्रॉस एवं क्रेंडल ने। तो ये जो डेफिनेशन आपकी दी गई है वो दी गई है पी एबरमैन के द्वारा, ठीक है। सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है वर्तमान में। अच्छा, इसका आंसर जो है इसमें जो दे रखा है वो ठीक है, बट अभी मे बी मतलब इस टाइम चेंज हो गए हूँ, वो मैंने देखा नहीं था, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैं अभी नहीं मतलब कराऊंगी आपको, ठीक है। और बाकी इसमें जो आंसर दिया गया था वर्तमान में जो एफएसआई का अध्यक्ष कौन है, तो उसमें जो आंसर अभी जो मैंने देखा था उसमें ये आपका जो आपकी रीता तयोटिया हैं उनको दिया गया है। बाकी मैं इसको एक बार फिर से देख लूंगी अभी कि मे बी इस टाइम मतलब प्रेजेंट टाइम में कोई बदल गया हो तो अलग चीज़ है। बाकी अभी तो क्वेश्चन मतलब आंसर यही दिया गया था, कोई बदला होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर है कि आईसीडीएस कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 1970, 1972, 1974, 1975। सबको पता है 1975 में आपके आईसीडीएस की स्थापना की गई थी, ठीक है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म बताइएगा, और इसकी डेट बताना, आप लोग फुल फॉर्म तो बता ही देंगे, आप लोग इसकी डेट बताना कि कौन से डेट को ये करी गई थी, ठीक है।
नेक्स्ट है, अच्छा इसमें ये देखिए कुछ-कुछ योजनाएँ चलाई जा रही हैं आईसीडीएस के तहत अभी जो है, जो नई-नई आप कह सकते हो। तो देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, क्रैच यानी शिशु गृह योजना है, किशोरियों के लिए योजना है, बाल संरक्षण योजना है और पोषण अभियान योजना है, ठीक है? ये योजनाएँ चलाई जा रही हैं आईसीडीएस के तहत। फिर नेक्स्ट है क्या है? निम्नलिखित संज्ञानात्मक पड़ावों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कौन-सा आता है, फिर उसके बाद कौन-सा, उसके बाद कौन-सा, ठीक है? उसकी बात हो रही है। तो देखिए ये आपको पता है वस्तु और स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस देख करके आपको समझ आ गया होगा कि जो पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ठीक है? तो उसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन-सा हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है आपका वो आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक? क्या आता है? 2 वाला सबसे पहले। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको पता है कि क्या कहते हैं, इसका मतलब मीनिंग क्या है कि जैसे बच्चा छोटा रहता है, तो उसको मतलब पता चल जाता है कि चीज़ें आँख से हट जा मतलब हमारे सामने से चीज़ें हट जाने के बाद भी वस्तु का अभी भी अस्तित्व है। समझ गए आप? जैसे वही वाला एग्ज़ाम्पल बार-बार दिमाग में आता है कि खिलौना आपने बच्चे से छीन लिया और आपने हाथ पीछे कर लिया, तो बच्चा समझने लगता है, फिर बच्चा रोने लगता है, आप देखते होंगे। खिलौना अगर उससे आपने छीन के पीछे कर लिया है। तो अगर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, तो बच्चा उस खिलौने के पीछे भागेगा, उस खिलौने के लिए बच्चा रोएगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के अंदर इतना सेंस डेवलप हो गया है, उसको पता चल चुका है कि खिलौना इनके हाथ में पीछे और ये मुझसे छिपा रही हैं। तो ये बच्चे के अंदर जो है मान के चलिए 1.5 से 2 साल के बीच तक जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, तो सेंसरी मोटर स्टेज जब खत्म होने वाला होता है और आपका प्री ऑपरेशनल स्टार्ट होने वाला होता है, उस टाइम ये चीज़ आने लग जाती है। लेकिन एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन-सी स्टेज में आता है, तो सेंसरी मोटर ही आंसर होता है, ठीक है? फिलहाल ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसके बाद आता है लेंथ कंजर्वेशन, तो इसमें हो जाएगा थर्ड वाला। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा तीसरी स्टेज में आता है, तो उसमें उसको समझ आने लगता है कि कौन-सी चीज़ लंबी है। मतलब अगर कोई चीज़ आपने लंबी उसको दिखाई, तो उसको समझ आता है, हाँ, ये चीज़ लंबी है और अगर आप उसको छोटा बताओगे, तो उसको नहीं लगेगा। उसको वो लंबा वाला ही समझ आएगा, ठीक है? तो थर्ड पहले मतलब कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के बाद आपके अंदर आएगा, बच्चे के अंदर आएगा लेंथ कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट आएगा इमेजिनेटिव प्ले, 1 आ जाएगा। कहने का मतलब है बच्चा मतलब थोड़ा बहुत इमेजिन करके भी चीज़ों को खेलना-वेलना इस तरह का जो खेल होते हैं वो शुरू कर देगा। सबसे लास्ट में आता है प्रतीकात्मक विचार यानी कि सिंबॉलिक थॉट, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब यही आपका कूट है कि दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ठीक है? यही सीक्वेंस आएगा। ये हो गया आपका। फिर अच्छा आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में जो सिंबॉलिक थॉट होता है, वो कौन-सी स्टेज में आता है? आपका फॉर्मल स्टेज में या फिर क्या कहते हैं कॉन्क्रीट स्टेज में? ये दोनों आप बताना मुझे कि सिंबॉलिक थॉट जो है कॉन्क्रीट स्टेज में आता है या फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में, ठीक है? फिर नेक्स्ट है वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। यहाँ पर रियल डायरेक्ट इनकम की बात हो रही है, ठीक है? रियल प्लस डायरेक्ट इनकम की बात, क्योंकि जो आपकी रियल इनकम होती है वो इनडायरेक्ट होती है और डायरेक्ट होती है, ठीक है? तो इसमें देखिए कौन-कौन से स्रोत हैं। पारिवारिक सदस्यों की सेवाएँ हैं, घरेलू नौकर की सेवाएँ हैं, पुस्तकालय सुविधा है या चिकित्सीय सेवाएँ हैं, ठीक है? तो इसमें जो आपकी स्रोत होंगी वास्तविक प्रत्यक्ष आय के, इसमें भी 2 आपको चूज़ करना है। आपका पहला वाला हो जाएगा और आपका तीसरा वाला हो जाएगा, समझ गए आप? पारिवारिक सदस्यों की सेवाएँ और जो पुस्तकालय की सुविधा है, ये दोनों चीज़ें जो आएँगी आपकी, वो किसमें आती हैं? वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं ये, ठीक है? नेक्स्ट है गर्भकाल में आयोडीनहीनता से शिशु में होता है। जब बच्चों में मतलब यानी कि प्रेगनेंसी के समय अगर आयोडीन की कमी हो गई है, तो जो बच्चा है उसको क्या हो सकता है? फीटस की बात हो रही है। तो उसको ग्वाइटर हो जाएगा, हाइपोथायरायडिज़्म हो जाएगा या मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता हो सकती है या थैलेसीमिया हो सकती है। तो आपको पता है क्या हो जाएगा बच्चे को? बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन की दिक्कत हो सकती है, ठीक है? और ग्वाइटर कब होगा? ग्वाइटर तो नॉर्मली अगर हम जैसे हम आप अडल्ट हैं, हम में अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसमें आपकी जो है थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, सूजन हो जाती है उसमें और उसी को हम लोग ग्वाइटर या फिर घेंघा के नाम से जानते हैं। फिर है कि आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित लौह तत्व की गर्भवती महिला के लिए आवश्यकता है, 2010 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। तो आपका 30 मिलीग्राम है, 35 मिलीग्राम है या 38 मिलीग्राम है या 40 मिलीग्राम है। तो इसमें जो आंसर अभी मैंने जो देखा है उसका आंसर हो जाएगा आपका 35 मिलीग्राम। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? नेक्स्ट है व्यवस्थापन प्रक्रिया का एक चरण जिसके अंतर्गत निर्णयों की विस्तृत श्रेणी होती है जो कि क्रियाओं के क्रम से संबंधित होता है। आप देखो पहले ही आपको पता चल रहा है कि व्यवस्थापन का एक चरण जिसके अंतर्गत निर्णयों की विस्तृत श्रेणी होती है, ठीक है? समझ गया पूरा एकदम एक कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, चलो ठीक है, यही है, वही समझो। विस्तृत श्रेणी होती है जो कि क्रियाओं के क्रम से संबंधित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका होम मैनेजमेंट का चारों ये स्टेप है, प्रोसेस है इसका, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो और उसी के थ्रू बहुत सारे निर्णय हम आगे-आगे लेते जाते हैं, समझ गए आप? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको समझ आ ही गया होगा कि विस्तृत श्रेणी होती है, ठीक है? तो ये जो आपका प्लानिंग होती है, इसी में बहुत सारे हम डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपके पास कोई भी आइडिया है या कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, सबसे पहले तो आप उसको प्लान करोगे ना। जब तक आप उसको प्लान नहीं करेंगे तब तक आगे की चीज़ें होंगी ही नहीं।
जब हम उसको प्लान बनाएंगे तभी हम उसको आगे फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या चीज़ें कंट्रोल करनी है, कैसे उसको इवेल्युएट करना है, तभी आप सारी चीज़ें समझोगे। इस वजह से हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है काती हुई सिल्क से तात्पर्य है, यानी स्पन सिल्क रिफर्स टू, स्पन सिल्क की बात हो रही है। ठीक है, तो स्पन सिल्क क्या होती है? छोटे रेशों से बने वस्त्र होते हैं, बड़े रेशों से बने वस्त्र होते हैं, या फिर कल्टीवेटेड सिल्क होते हैं, या जंगली रेशम यानी कि वाइल्ड सिल्क होते हैं। तो जो आपकी स्पन सिल्क होती है वो उससे क्या करते हैं? छोटे रेशों से बने वस्त्र होते हैं आपके। ठीक है, यानी कि स्पन सिल्क जो होता है उससे जो है कैसे मतलब छोटे छोटे रेशे होते हैं, उनको हम लोग स्पन सिल्क बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो क्या कहते हैं, ये जो कल्टीवेटेड सिल्क होता है ये 2 तरह का होता है। एक आपका होता है कि क्या बोलते हैं, एक रील्ड सिल्क, और एक और कुछ होता है आई थिंक, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा। आप बताना मुझे कि उत्पाद जो कल्टीवेटेड सिल्क होती है वो 2 तरह की होती है। एक रील्ड सिल्क होता है, एक और होता है, वो आप बताना मुझे। ठीक है? फिर है कि निम्नलिखित में से परिकल्पना के परीक्षण की निम्नलिखित में से परिकल्पना के परीक्षण की अप्राचलीय विधि कौन-सी है? ठीक है? यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है? हाइपोथेसिस की। सॉरी। तो इसमें आपका मान विटनी यू परीक्षण होगा, या एफ परीक्षण होगा, या टी टेस्ट मानिए कि टी परीक्षण, या जेड परीक्षण। तो इसमें जो मान विटनी यू परीक्षण होता है आपका, ये आपका नॉन पैरामीट्रिक परीक्षण होता है। ठीक है, इसका जो मतलब इसको जो इन्वेंट किया था उनका नाम मान विटनी था, इसी वजह से इसका नाम मतलब उनके नाम पे ही ये नाम रख दिया गया है, मान विटनी परीक्षण। ठीक है, यू परीक्षण। फिर नेक्स्ट है फुलकारी के किस प्रकार में 3 कोनों वाले कपड़े का प्रयोग किया जाता है? मतलब कि 3 कोनों वाले कपड़े होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। फुलकारी का कौन-सा ऐसा डिज़ाइन बनता है? नीलक है, घूंघट बाग है, चोप है, शीशेदार फुलकारी है, या क्या है? जो 3 कोनों वाले कपड़े होते हैं, उनको बोलते हैं घूंघट बाग। क्या बोलते हैं? घूंघट बाग। अच्छा, इसके पहले वाला जो हमने किया था, मतलब पार्ट 1 पेपर किया था, उसमें भी फुलकारी से क्वेश्चन था कि जो है पूरे कपड़े में कौन से उसमें फुलकारी के किस कपड़े में पूरे कपड़े भर कढ़ाई कर दी जाती है? तो उसमें आंसर था बाग। और देखिए फुलकारी से रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन है घूंघट बाग वाला। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद मतलब कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि मतलब एक ही एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इसके बाद आपका ये देखिए हो गया। ठीक है, शीशेदार फुलकारी में शीशे लगा करके उसमें डिज़ाइन बनाई जाती है। और इसके बाद जो नीलक होता है आपका, इसको भी जो है इसमें लाल नीले इस तरीके के धागे लेकर के, रेशमी धागे, उससे मतलब कढ़ाई करी जाती है पूरा। फिर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से स्तरीकृत प्रतिचयन के प्रकार हैं? किसके प्रकार है? स्तरीकृत प्रतिचयन के। ठीक है, यानी कि स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग जो आपकी होती है उसके प्रकार की बात करी जा रही है। ठीक, तो इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन सा है आपका, कि समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल है, या असमानुपातिक डिस्प्रोपोर्शनल, या भार युक्त यानी कि वेटेड है, या आपका कारकी है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें भी आपको 1 2 3 करके चूज करना है। तो इसमें आंसर हम चूज करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपका 1 यानी कि समानुपातिक हो जाएगा, और असमानुपातिक, और आपका थर्ड वाला भार युक्त। ठीक है, 3 यहाँ पर हो जाएगा। इसमें फैक्टोरियल जैसा कुछ नहीं है, तो हम लोग 4 वाले को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक, फिर है कि फुल फॉर्म ऑफ एफएसएसआई, तो आपको पता है कि इसका तो बहुत ही आसान है। इसका सबसे आसान सीधे आप जानना कहाँ जाना है आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका आप लोग बताना कौन से ईयर में आया था। बहुत ही बच्चा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आंसर करना आप लोग इसका। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर है कि मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो पूछा जा रहा है जो आपकी इंस्टिंक्ट थ्योरी थी वो किसने दी थी? ठीक है, फ्रॉयड ने, कार्ल ब्रूस ने, या पैट्रिक ने, या मैकडूगल ने। तो मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक थे आपके मैकडूगल ने। ठीक है, इन्होंने कुछ मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मूल प्रवृत्तियों का मतलब ये है कि जो इंसान के अंदर पहले से इंस्टिंक्ट होती हैं, कि मतलब वो इंसान के अंदर पहले से निहित होती हैं, उनका मतलब उसमें आप कुछ फेरबदल कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मान लीजिए बच्चे को आपने एक चाटा मारा, या आपको किसी ने एक चाटा मारा, तो आप हंसोगे तो है नहीं, आप रोओगे, है ना? तो मतलब आपको किसी ने अगर हर्ट किया तो आप परेशान होंगे, आप सैड होंगे, आप रोएंगे, है ना? तो ये एक मूल प्रवृत्ति है कि मारने के बाद बच्चा रोएगा ही रोएगा, हंसेगा नहीं। या हमें भी आपको कोई एक थप्पड़ लगा रहा है तो रोएगा ही रोएगा। ठीक है, या मान लीजिए अब एक ये हो गया, मान लीजिए एक एग्जाम्पल। और दूसरी चीज ये है कि अब मान लीजिए अगर किसी को कहीं चोट लग गई, तो उसमें भी इंसान परेशान ही होगा, दुखी होगा, वो यही कहेगा मुझे दर्द हो रहा है, वो ये नहीं कहेगा मुझे मजा आ रहा है। ये सब क्या है? ये हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, समझ गए आप? अगर किसी को भूख लगी है तो वो कहेगा कि मुझे खाना ही दो, ये थोड़ी ना कहेगा कि भूख लगी है तो लाओ मुझे जो है गेम खेलने को दे दो, या ले चलो मुझे घुमाने ले चलो। समझ गए आप? ये हमारी मूल, इंसान कहता है ना कि इनकी तो ये मूल प्रवृत्ति है ना? तो उस तरीके की चीजें हैं। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? मैकडूगल ने किया था। फिर है कि हमारा, कि दूध से पनीर बनने के किस पीएच पर केसीन का अवक्षेपण हो जाता है? देखिए, जो दूध का पीएच मान होता है वो होता है 6.4। ठीक है, यह बात आपको पता ही होगी। तो क्या बोलते हैं,
अब पूछ रहे हैं कि दूध का पीएच कितना होगा कि जब उसमें केसीन प्रोटीन का जो क्या हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, मतलब वो अलग हो जाएगा, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। तो दूध का पीएच जब आपका 4.6 हो जाएगा तो उसका दूध का प्रोटीन यानी कि जो केसीन प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा आपका, समझ गए आप। दूध का पीएच मतलब थोड़ा कम हो जाएगा तो केसीन प्रोटीन वहां से अलग हो जाएगा और उसी का हम लोग बाद में क्या बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, समझ गए आप। सीधी सी यहाँ पे बात ये है। इसके बाद अच्छा एक चीज़ यहाँ पीएच से एक चीज़ याद है, यहाँ पर देखिए लिखा है 7.5, क्या लिखा है 7.5, लेकिन इसको आप भूल जाओ, ठीक है। ये वाला जो है 7.4, 7.4 पीएच जो है ये पीएच किसका है, ठीक है, किस चीज़ का है ये पीएच, जरा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 7.4 पीएच किस चीज़ का है, ठीक है। फिर है कि शब्दों की भाषा निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है कि जो वर्ड्स हैं, मतलब लैंग्वेज ऑफ वर्ड्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए शब्दों वाली भाषा की मतलब ज़रूरत नहीं है या आवश्यक नहीं है। तो आपकी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग यानी कि संकल्पनात्मक या कल्पनात्मक इमेजिनेटिव, या सहचर्यात्मक यानी कि एसोसिएटिव थिंकिंग, या प्रत्यक्षात्मक यानी कि परसेप्चुअल थिंकिंग। तो जो आपकी इसमें इमेजिनेटिव थिंकिंग है वो जो है इसमें आवश्यक नहीं है। क्यों, सॉरी, क्यों? क्योंकि आप सोचो, आपको इमेजिन करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको मतलब आपको किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, है ना? उसको आप किसी भी तरीके से इमेजिन कर सकते हो। आपको मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप मुँह बंद करके भी आराम से कहीं के 10 लोगों के बीच में भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। आपको बोलना नहीं पड़ेगा। इस वजह से शब्दों की भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा बी। ठीक है? फिर नेक्स्ट है, भाषा का सही क्रम क्या है? ठीक है? भाषा का मतलब सबसे पहले कौन-सी भाषा आती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पता, देखिए सबसे पहले आता है आपका क्या? क्रंदन। बच्चा सबसे पहले रोना शुरू करता है, फिर बच्चा बबलाना शुरू करता है, पापा मामा जो भी करता है। इसके बाद बच्चा क्या करता है? कुछ न कुछ जेस्चर देता है, ठीक है? हाव-भाव दिखाता है अपने, कुछ हँसना, रोना या थोड़ा मुँह बनाना या हाथ-पैर पटकना, ये सब चीज़ें। इसके बाद सबसे लास्ट में बेचारा क्या करता है? वो बोलना शुरू करता है, ठीक है? हम लोगों ने भी इसी सीक्वेंस में बोलना शुरू किया होगा। ये हो गया हमारा सबसे पहले क्राइंग, फिर आपका बैबलिंग, फिर आपका जेस्चर, फिर आपका प्रोनंसिएशन। तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को निम्नलिखित में से किन भागों में विभक्त किया गया है? जो आपके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको कितने भागों में या किन-किन उसमें कैटेगरीज में विभाजित किया गया, ठीक है? तो उसमें आपका एकीकृत टाइप है या प्रजातांत्रिक टाइप है, अनुकूलित एडाप्टिव है या परियोजना प्रकार है। इसमें जो आपका, इसमें भी आपके कूट वाले क्वेश्चन है। जो आपका पहला है, तीसरा है और चौथा है, इन तीनों को एक मतलब डिवाइड किया गया था किसमें? सामुदायिक विकास के चरणों में, ठीक है? तो 1 और 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक? फिर है कि मिश्रित धागे हैं, तो मिश्रित धागे क्या हैं आपके? फ्लेक यार्न है या स्लब यार्न है या ए तथा बी दोनों है या फिर कॉर्ड यार्न है। तो जो आपके जो मिश्रित यानी टेक्सचर्ड हाँ, मिक्स्ड यार्न की बात हो रही है। तो जो मिक्स्ड थ्रेड है आपके वो क्या है? ए और बी दोनों है, यानी कि फ्लेक यार्न भी है और स्लब यार्न भी है, ठीक है? जो आपका फ्लेक यार्न होता है उसमें क्या होता है, एक धागा कता हुआ मतलब अच्छे से कसा हुआ और कता हुआ होता है, और जो दूसरा धागा होता है वो थोड़ा-सा कम कता हुआ होता है, उसके ऊपर उसको ऐसे-ऐसे लपेट दिया जाता है, ठीक है? और जो दूसरा स्लब यार्न होता है उसमें ऐसा होता है कि एक धागा तो अच्छे से कता हुआ होता है, अच्छे मतलब बढ़िया एकदम अच्छे से बटा हुआ, अच्छे से कता हुआ, और उसके ऊपर जो दूसरा धागा लगाया जाता है वो थोड़ी दूर कता होता है, फिर थोड़ी दूर नहीं कता हुआ होता है, और उसके ऊपर उसको ऐसे-ऐसे लगाया जाता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए थोड़ा दिया हुआ है ये। ये धागे भी स्लब यार्न के ही रूप होते हैं। क्या होते हैं? देखिए इसमें एक धागा बिना बटा हुआ या कम बटा हुआ रहता है, तथा दूसरा कसकर बटा हुआ तथा दूसरा धागा उस पर लिपटा हुआ होता है। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ है। और स्लब यार्न में क्या होता है? निश्चित मध्यांतरों पर कम ऐंठन व बिना ऐंठन के छोड़ दिया जाता है, शेष स्थानों पर कसकर बटाई दी गई होती है। यानी कि स्लब यार्न में भी क्या होता है? एक अच्छा धागा होता है और उसके ऊपर जो दूसरा धागा होता है उसको एक फिक्स डिस्टेंस पे क्या करते हैं? थोड़ा-थोड़ा ऐंठन देते हैं या फिर बिना ऐंठन के ही छोड़ देते हैं। ठीक है? दोनों चीज़ आपके बहुत ही माइनर मतलब डिफरेंस है, ध्यान में रखना है आपको। दूसरा है, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि किसी नई प्रक्रिया के उत्कृष्ट परिणाम को प्रदर्शित कर लोगों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की विधि परिणाम प्रदर्शन कहलाती है। ठीक है? मतलब कोई नई प्रक्रिया है, अगर उसको उसका आप बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाना चाहते हो, बहुत अच्छे से उसको बताना चाहते हो लोगों को, तो उनको क्या करना है, आपको परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए अगर आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये चीज़ कहलाती है परिणाम प्रदर्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी को मोटिवेट करना है, तो आप उसको उस प्रोसेस को दिखाओ और उस प्रोसेस का रिजल्ट दिखाओ, है ना? मान लीजिए कोई नई चीज़ है, तो आप उसको बोलो कि इसको ऐसे-ऐसे करना है और फिर इसका रिज़ल्ट देखिए इतना बढ़िया आएगा। तो जो जिन लोगों को आप बता रहे हैं, जो आपका सामने वाला ग्रुप है, जिसको आप सिखा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके सामने पूरा प्रोसेस भी करके दिखाया और उनके सामने रिज़ल्ट भी दिया कि देखिए ऐसा रिज़ल्ट आएगा इसका, ठीक है?
ये इन्होंने असर्शन दे रखा है यानी अभिकथन है। अब रीज़न दिया है कि परिणाम प्रदर्शन में वास्तविक परिणाम दर्शाया जाता है, अतः नई विधि को अपनाने का अधिक मौका मिलता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो आपका परिणाम प्रदर्शन है, यानी कि जो आप एकदम रिज़ल्ट दिखा दे रहे हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करके कि देखिए भाई साहब ये हो रहा है काम, इस विधि से हो रहा है और ये रिज़ल्ट आएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है उन लोगों को बिल्कुल सही परिणाम दिखेगा। वास्तविक मतलब बिल्कुल रियल आप रिज़ल्ट दिखा रहे हैं उनको, आँखों के सामने। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप लोगों के सामने ही आप उनको सारा प्रोसेस भी आप उनके सामने कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी उनके सामने ही आ रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो दोनों लोग उसको भाई अपनाने का मौका बहुत अधिक मात्रा में रहेगा। सब लोग कहेंगे हाँ ठीक है, इसका तो हमने इसका तरीका भी बहुत आसान है और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसको अपनाने में क्या जा रहा है? इस वजह से हमारा जो ए और आर है, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों राइट है, ठीक है? दोनों चीज़ें हमारी करेक्ट हैं। 1 सेकंड मैं ऐसे लगा देती हूँ। ये भी आपका ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट मतलब कि ए एंड आर दोनों करेक्ट है, ठीक है? ये हो गया। अच्छा इसमें यहाँ पर है तो ये देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है? ए के साथ चले जाएँगे आप। फिर है कि संचारण का वह पहलू जिसमें प्रेषक द्वारा भेजे गए शाब्दिक और अशाब्दिक संदेश का ग्रहणकर्ता विश्लेषण करता है, क्या कहलाता है? अभी पीछे आपको बताया था मैंने और देखिए क्वेश्चन रिलेशन आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन के कितनी छोटी-छोटी चीज़ों को डिफरेंट कर के बस उसी में क्वेश्चन बना दिए गए हैं। आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना है बस। कहने का मतलब यहाँ पर है कि संचारण का वह पहलू मतलब कि कम्युनिकेशन का वह पहलू जिसमें प्रेषक यानी कि सेंडर द्वारा भेजे गए वर्बल या फिर नॉन वर्बल मैसेज का ग्रहण करता है यानी रिसीवर क्या करता है? विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करता है और जो एनालिसिस करता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि जो रिसीवर है, वो मैसेज को रिसीव करने से पहले जो उस मैसेज को सोचता है कि इस मैसेज को मैं अपनाऊँ, रिसीव करूँ या ना करूँ या रिसीव कर लूँगा तो इससे मेरा क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है ना? वो जो दिमाग लगाता है, उस मैसेज को अपने विचारों में कन्वर्ट करता है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, एन्कोडिंग या नन? तो इसको क्या कहते हैं? रिसीवर यहाँ पर जो है सोच रहा है, विचारों में कन्वर्ट कर रहा है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि रिसीवर उस मैसेज को अपने शब्दों में या अपने विचारों में कन्वर्ट कर रहा है। इस वजह से इसको डिकोडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर यही काम प्रेषक कर रहा हो यानी कि सेंडर कर रहा होता, तो उसको हम लोग एन्कोडिंग कहते हैं। इतना तो आपको पता है कि बहुत बेसिक चीज़ है। अच्छा, फिर ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, बस इसका आंसर हम देखेंगे, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाएँगे तो उलझ जाएँगे। देखिए, किचन में कार्य त्रिभुज के सभी भुजाओं का कुल योग इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सीधे से किचन में जो कार्य त्रिभुज एक बनाया जाता है वो अलग चीज़ है। अभी आपको इतना समझना है कि जो कार्य त्रिभुज के सभी भुजाओं का कुल योग होता है, उसका इससे अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब कि इससे अधिक एरिया नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? तो 3 मीटर, 5 मीटर, 7 मीटर या 9 मीटर। तो इसमें जो एरिया आपका होना चाहिए वो 7 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। इतना आप बस याद रखो अभी। फिर है कि पूर्ण रूप से प्रयोग के पहले अनुसंधान उपकरण का परीक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से जो आपका अनुसंधान जो आपका क्या बोलते हैं रिसर्च करने वाला इक्विपमेंट है, उसको यूज़ करने से पहले आप उसका थोड़ा-सा परीक्षण कर लो, ठीक-ठाक है या नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है? उसको कहते हैं पायलट स्टडी या प्री टेस्ट या ए एंड बी बोथ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साफ-साफ पता चल रहा है अनुसंधान उपकरण का परीक्षण करना है आपको, टेस्ट करना है थोड़ा-सा उसको। इसको बोलते हैं प्री टेस्ट यानी पूर्व परीक्षण, ठीक है? कि आप उस इक्विपमेंट का यूज़ करने से पहले आप उसको देख रहे हो, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है या जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इसका हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये उसके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री टेस्ट, ठीक है? अच्छा यहाँ पे है भी देखिए कि पूर्ण प्रयोग से पहले अनुसंधान उपकरण का परीक्षण पूर्व परीक्षण कहलाता है। पूर्व परीक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कार्रवाई शोधकर्ता के लिए एक निर्धारण की अनुमति देता है कि यह जांचने के लिए कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या था और अब तक के प्रयास में प्रगति की क्या स्थिति प्राप्त हुई है। समझ गया? ये हो गया हमारा। अब पायलट स्टडी भी है। पायलट स्टडी देखो क्या होती है कि जो कुछ मुद्दों को सत्यापित करने के लिए पहली बार किया जाता है। एक वास्तविक प्रयोग करने से पहले आयोजित एक छोटे पैमाने का अध्ययन एवं प्रक्रियाओं का परीक्षण और परिशोधन करने के लिए इस परीक्षण को बनाया गया है। देखिए पायलट स्टडी क्या है? जैसे मान लीजिए कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए जैसे वैक्सीन बनाई गई, तो उसमें क्या अब रिसर्च किया गया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। मान लीजिए वैक्सीन बन के तैयार हुई, तो उसको उस पे पहले छोटे स्तर पर उसका टेस्ट किया जाता है, कि ये वैक्सीन बना दी गई है, क्या ये मतलब लोगों के लिए काम आ रही है, ये काम कर रही है जिस वजह से बनाई गई है, उस पे काम आ रही है कि नहीं आ रही। अब ऐसा तो नहीं करेंगे कि वैक्सीन बनाई बिना टेस्ट किए पूरी जनसंख्या पूरे भारत में सबको लगा दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसको क्या करेंगे 10-5 लोगों को लेंगे और उनके ऊपर टेस्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि उनके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है और उन लोगों को मतलब इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
मतलब जिस उद्देश्य से हमने ये वैक्सीन बनाई उसका इन लोगों पर फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है उनको। अगर उन पे बेनिफिट मिल जाएगा उनको, तब सब लोगों को वो वैक्सीन पूरी जनसंख्या में, पूरे भारत में सबको वो लगाई जाएगी। तो वो जो 5-6 लोगों को पकड़ के मतलब 5-6 लोगों करके 5-6 लोगों को चूज़ करके उनके ऊपर जो टेस्ट किया जाता है ना? एक छोटे स्तर पर देखा गया कि ये वैक्सीन उन लोगों को काम कर रही है या नहीं कर रही। उसी चीज़ को आप पायलट स्टडी कह सकते हो, ठीक है? इसी तरीके से होता है कि जब रिसर्च वगैरह किए जाते हैं, तो पहले छोटे लेवल पे उसको थोड़ा-सा बहुत छोटे लेवल पे करके देख लिया जाता है कि हम लोग आगे अगर इसको बड़े लेवल पे रिसर्च ये करेंगे, तो क्या ये ठीक रहेगा? तो अगर वो ठीक रहता है छोटे लेवल पे, तो उसको फिर बड़े पैमाने पर उसको स्थापित किया जाता है या फिर किया जाता है, ठीक है? फिर है कि मानचित्र का उचित उपयोग होता है। मानचित्र का प्रयोग उचित होता है, सॉरी। गुणात्मक आंकड़ों के लिए, द्वितीयक आंकड़ों के लिए, प्रादेशिक एवं भौगोलिक आंकड़ों के लिए या आपका प्राथमिक आंकड़ों के लिए, ठीक है? तो जो आपका मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है द्वितीयक आंकड़ों के लिए। किसके लिए? द्वितीयक आंकड़ों के लिए। आई थिंक आप लोग प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े आप लोगों को पता होंगे। प्राथमिक आंकड़े का मतलब ये होता है कि पहली बार जब आप क्या करते हो, पहली बार कोई डेटा कलेक्शन करने जाते हो आप, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आप किसी से कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपको कलेक्ट मतलब डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है, तो आप मान किसी से आपने इंटरव्यू ले लिया। इंटरव्यू लेने अगर आप जा रहे हैं, तो जो आपका इंटरव्यूअर है, वो जो भी बोलेगा डायरेक्ट आपसे खुद बोलेगा। कोई तीसरे का उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं मतलब तीसरे का कोई इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तीसरा बंदा। तो इस वजह से वो आपका डायरेक्ट मतलब आपके और इंटरव्यूअर के बीच में बात हो रही है, ठीक है? जो आपको वो बताएगा जानकारी, वो चीज़ आप कलेक्ट कर लेंगे। ये आपका होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है? और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, द्वितीयक आंकड़े का मतलब ये है, जैसे मैगज़ीन में किसी किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, आपने उठा लिया। न्यूज़पेपर में किसी ने कुछ बोला है, वो आपने उठा करके अपने रिसर्च में आपने यूज़ कर लिया। इस तरीके से, ठीक है? तो इसको हम लोग द्वितीयक आंकड़े का बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है, जन्म के समय होने वाली कमी दोष स्पाइना बिफिडा के बचाव हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? स्पिना बिफिडा को कहीं की स्पाइना बाइफाइडा भी पढ़ देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि मतलब किसकी कमी से ये हो जाता है, ठीक है? या स्पाइना बाइफाइडा के बचाव हेतु कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो फोलेट है आपका, नियासिन है, राइबोफ्लेविन है या थायमिन है? फोलेट का मतलब आपका वही सॉरी ये फोलिक एसिड, क्या? फोलिक एसिड यानी आपका विटामिन बी9। आई होप दिख रहा होगा। क्या है? विटामिन बी9, सीधे इस पे जाओ। तो ये इसके बचाव हेतु जरूरत होती है फोलेट की, ठीक है? विटामिन बी9 की, ठीक है? तो इसमें होता क्या है, जो स्पाइना बिफिडा होता है, जब बच्चा पेट में होता है तभी ये दिक्कत हो जाती है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे में होता क्या है, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, वो बन ही नहीं पाती अच्छे से, ठीक है? अगर बन भी जाती है थोड़ी बहुत, तो वो मतलब प्रॉपर अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इस वजह से बच्चे के अंदर ये वाली कमी हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए दे भी रखा है कि स्पाइना बिफिडा के बचाव हेतु फोलेट नामक विटामिन की आवश्यकता होती है। इसे अयुक्त मेरुदंड के नाम से भी जाना जाता है। अयुक्त मेरुदंड मतलब कि प्रॉपर मेरुदंड का विकास नहीं हुआ, समझ गए आप? यह एक जन्मजात दोष है जिसमें गर्भ में आनुवंशिक पोषण और पर्यावरणीय जोखिम कारकों के संयोजन से उत्पन्न होता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब दोष और फोलेट की कमी। यह तब होता है जब गर्भ में बढ़ रहे बच्चे की रीढ़ की हड्डी सही ढंग से नहीं बन पाती, समझ गए आप? ये होता क्यों है? कुछ अगर मान लीजिए जेनेटिक दिक्कत है या फिर आपका कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, है ना? आपको प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं मिल रहा है, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, या कोई कुछ एक्सीडेंटल वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से दोनों मतलब फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से स्पाइना बिफिडा नामक डिजीज़ आपकी हो सकती है, ठीक है? बच्चे के अंदर हो सकती है। फिर देखिए है आपका ये आज का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये, कि चीज़ निर्माण की प्रक्रिया को सही क्रम में रखें, ठीक है? चीज़ आपको पता है, चीज़ जो हम लोग बनाते हैं, उसके पूछ रहे हैं क्या-क्या इसमें होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है क्या होता है? पास्चराइज्ड मिल्क होता है। यहाँ पर हम कहाँ जाएँगे? जाते हैं यहाँ पे लिखते हैं 2 के साथ जाएँगे, ठीक है? 2 हो गया। इसके बाद फिर उसमें हम क्या मिलाते हैं? लैक्टिक एसिड मिलाते हैं, तो 1 के साथ जाएँगे। लैक्टिक एसिड के बाद हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं? रेनिन एंजाइम मिलाते हैं, आपको पता है, 5वें के साथ जाएँगे। इसके बाद फिर आप इसमें मिलाते हैं नमक। क्या मिलाते हैं? नमक। और फिर सबसे लास्ट में हम मिलाते हैं इसमें बैक्टीरिया या फफूंद मिलाना, ठीक है? ये हमारा सीक्वेंस हो गया कि आपका 2, 1, 5, 3, 4, ठीक है? यहाँ पे कोड दिया हुआ है, मैंने वो इंक्लूड नहीं किया, डायरेक्ट आप यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले मिल्क को क्या करते हैं? पास्चराइज करते हैं, यानी पकाते हैं, आपको पता है पास्चराइज क्या होता है। फिर उसमें लैक्टिक अम्ल मिलाते हैं, फिर उसमें रेनिन मिलाते हैं, इसके बाद नमक मिलाते हैं, फिर उसमें हम लोग कुछ बैक्टीरिया और फंगस मिलाते हैं, ठीक? इस तरीके से आपका चीज़ बनता है। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, पास्चराइज्ड दूध मतलब कि चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में 63 डिग्री सेल्सियस या फिर 145 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर 30 मिनट तक उबाला जाता है, ठीक है? ये जो आपका है 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक दूध को पास्चराइज किया जाता है। इस मेथड का नाम आपको पता ही होगा, बैच सिस्टम बोलते हैं, बैच या फिर बैच एंड होल्ड सिस्टम, ठीक है? इसके बाद देखिए लैक्टिक अम्ल मिलाने का क्या है? इस चरण के दौरान पास्चराइज्ड मिल्क में एक स्टार्टर कल्चर मिलाया जाता है
जो लैक्टोज़ को, दूध में लैक्टोज़ होता है आपको पता ही है, तो उस लैक्टोज़ को क्या करता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है और दूध को तरल से ठोस में बदलने की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। दूसरा हो गया आपका। फिर है रेनिन मिलाएं। अब रेनिन क्या है, रेनिन दूध के जमने या जमाव में सहायता करता है क्योंकि यह एक कोगुलेंट के रूप में कार्य करता है। रेनिन एंजाइम के वैकल्पिक स्रोत रेनिन और पेप्सिन का मिश्रण है। ठीक है। नमक कब मिलाना है आपको, स्वाद बढ़ाने के लिए नमक डाला जाता है। यह एक परीक्षण के रूप में भी काम करता है, परीक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव के रूप में भी, कि चीज आपका लंबे समय तक खराब भी नहीं होगा, इसलिए पनीर लंबे समय तक खराब नहीं होता है, सीधी सी बात है। सबसे लास्ट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया और फफूंद मिलाना। चीज निर्माण की प्रक्रिया में पेनिसिलियम और स्कोलियोप्सिस नामक कवक समूह को मिलाया जाता है, जैसे ब्लू चीज और सॉफ्ट चीज के उत्पादन में। ठीक है, तो पांचों चीजें आई थिंक आपको समझ आ गई अच्छे से। ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नेट का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया है। तो जितने भी ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है या मैच वाले क्वेश्चन है, अभी हम लोग करेंगे, भर भर के करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है कि बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। मुझे पता है कि वीडियो में थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता होगा, बोरिंग लगता होगा, बट मैंने आपको कहा है आप बोर मत होइए, है ना। आपका सब्जेक्ट आप एकदम मजे के साथ पढ़िए, बढ़िया, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा मेहनत लगाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है और हम देखते हैं। वो हो वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको देखिएगा। मतलब जितने भी इधर क्वेश्चन हैं सब बहुत ही अच्छे हैं। अब बाकी 30 आपको बचा है, कल टाइम मिला तो कल कर लेंगे, नहीं तो मंडे को फिर इसको करेंगे। और बाकी आप सभी लोगों को बढ़िया नए वर्ष की शुभकामनाएं। आराम से नया वर्ष मनाइए और जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ों की नई नई बढ़िया शुरुआत कीजिए। उन सभी शुरुआत में आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, है ना। नई शुरुआत में आप थोड़ी सी नई शुरुआत ये भी कर दो कि अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको 4.5 घंटे कर दो, धीरे धीरे 5 हो जाएगा, है ना। क्या वर्किंग कह रही हूँ, जो आपके स्टडी आवर हैं उसको बढ़ाइए आप थोड़ा सा, है ना। पढ़िए ज़्यादा, पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाइए और मेहनत करिए। मेहनत आपको पता है इतने सारे देखिए वैकेंसी आ रही है, कहीं ना कहीं आप बढ़िया से एकदम छक्का चौका जो भी है मार ले जाएंगे। चलिए फिर एकदम पॉजिटिव रहिए और बिल्कुल एनर्जी से भरे रहिए। और चलिए अब मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में। ये तो बहुत ही डल कलर हो गया भाई। तो सब लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए आपको थैंक यू, है ना। और चलिए फिर मिलते हैं, अब दूसरी वीडियो में मिलेंगे। और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देती हूँ भाई यहीं से, क्या पता मैं कल ना मिल पाऊँ। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सबकी शुभकामनाएं सभी को 2023। ठीक है, चलिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एकदम। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और गुड नाइट, रात का भी गुड नाइट ही हो गया। ठीक है, बाय बाय। देखिएगा वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उनको भी थोड़ा बताने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान रखिए, टेक केयर।